वेलकम दोस्तों, दिस इज यूनियन बजट 2021-22। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हैं निर्मला सीतारमन, जो कि फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। आप इनके हाथ में देख रहे हो एक रेड कलर का एक बॉक्स है। ये एक्चुअली पिछली बार की तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें क्या है, इसमें है लैपटॉप या फिर टैबलेट। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना है। ये जो बजट रहा है, ये है फर्स्ट डिजिटल बजट। ऑलराइट, तो सबसे पहली तो ये खासियत है इसकी। चलिए, और क्या क्या खासियत है अगले आने वाले स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आप लोग तैयार है ना? ऑलराइट, चलिए। सी, these are important points in budget we have to study. Okay, first one is, as you can see, first is this is first ever digital union budget. Okay, और उसके लिए क्या किया है, एक यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन सा मोबाइल ऐप है। ओके, और देखो कि मतलब और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनियन बजट देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स आपको प्री रिक्विजिट है यूनियन बजट पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ बजट। यहाँ पे बजट में क्या करी गई है, 6 पिलर्स की बात करी गई है, 6 पिलर की बात करी गई है। तो वन बाय वन हम लोग वो सारे पिलर्स की बात करेंगे। और लॉन्च ऑफ न्यू स्कीम एंड इनिशिएटिव, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी न्यू स्कीम या फिर इनिशिएटिव अगर लॉन्च करी गई हो बजट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते चले जाते हैं। ओके, चलिए। सी, जैसा कि मैंने आपको बात किया था, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है आपका यूनियन बजट का ये जो मोबाइल ऐप मैंने बताया था ना, ये देखो, ये देखो, ये है मोबाइल ऐप आपका यूनियन बजट। NIC eGOV मोबाइल ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो और ये आपका यूनियन बजट क्या है, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, चलिए, ये तो रही बात ऑनलाइन ऐप की। अब आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट फीचर्स की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैंने बात करी थी, मैं बात करूंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनियन बजट, जो कि आपको पढ़ना है। तो क्या क्या मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे पढ़ना है इंडियन पॉलिटी के बारे में एंड प्लस इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ऑलराइट, तो देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, आर्टिकल 112 के बारे में आप पढ़िए, जो रिलेटेड है किससे, यूनियन बजट से। वैसे इसको बजट नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, बजट नेम यूज नहीं करा गया है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इससे, ये आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे। कंटीजेंसी फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये आपको बताना है। कंसोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट विदाउट अप्रूवल के नहीं पॉसिबल है। कंटीजेंसी फंड किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन इंट्रीम एंड फुल फ्लैश्ड बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रीम बजट क्या होती है, फुल फ्लैश्ड बजट क्या होती है। ये देखो, अभी जो बजट पेश हुआ वो कौन सा बजट था, इंट्रीम बजट था या फुल फ्लैश्ड बजट था? जी हाँ, ये फुल फ्लैश्ड बजट था। इंट्रीम बजट कब आता है, इंट्रीम बजट तब आता है जब मतलब आप देखोगे इलेक्शन ईयर, तो जनरली आप उस टाइम देखोगे इंट्रीम बजट आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में आप पढ़िए, ये पॉलिटिकल एंगल है। और स्टेजेज इन पासेज ऑफ बजट। ओके, तो इन सब चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी में देख लेते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। ऑलराइट, तो चलिए इकोनॉमी में देख लेता हूँ, इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो आप पढ़ सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ
रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में आप पढ़ोगे, वेरियस डेफिसिट के बारे में आप पढ़ोगे। ओके, आपको पढ़ना चाहिए इन सब के बारे में अलग से, एफआरबीएम एक्ट के बारे में। ओके, ये फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, और भी कई टर्म्स लाइक टैक्स बियोंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, ये सारे टॉपिक्स ना आपको वेल एंड क्लियर होने चाहिए। ऑलराइट, ये प्री रिक्विजिट है आपके बजट को जानने से पहले। ऐसा नहीं आप समझ नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर क्लैरिटी अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर आइडिया इससे पहले आपको होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए। ऑलराइट, ये मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया, इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अगर आप चाहते हो इसके बारे में भी मैं वीडियो ले लूँ, लाइक इंडियन पॉलिटी के बारे में मैं मतलब ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे बताइए, मैं किसी एक लेक्चर में एक्सप्लेन करके ले आ जाऊंगा। या फिर इकोनॉमिक टर्म्स, ये सारे टर्म्स जो मैंने बताए इसके बारे में अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अदरवाइज आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जा करके ये सारे टर्म्स ना आप टाइप करिए और देखिए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलराइट, जैसा आप फील फ्री करो मुझे बताइए आप, ठीक है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। देखो, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो मुझसे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे रिसिट। तो रिसिट में आपको क्या करना है कि ट्रेंड्स इन टैक्स रिसिट के बारे में, ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है, पिछले साल से अब साल का, मतलब आप ट्रेंड देखो। टैक्स जीडीपी रेशो कैसा है, ठीक है, ये आप जानने की कोशिश करो। जब भी आप बजट इकोनॉमिक सर्वे देखो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कितनी रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आपकी बारीकी नज़र होनी चाहिए। ओके, शेयर ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको रिसिट के अंदर पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं कि ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये कंपोजिशन ऑफ मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, ये सारी चीज़ों पे आपका नज़र होना चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिसपे कि जनरली सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों पे आपको क्या करना है, एक बारीकी नज़र रखनी है कि ये कितना है, ठीक है। एक ट्रेंड एनालिसिस आपको बिल्कुल होना चाहिए। डेफिसिट के बारे में हम आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर डेफिसिट लाइक फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। डेट के बारे में अगर पढ़ूँ तो फिर डेट पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डेट मतलब कितना है, और मतलब किस टाइप का डेट ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेट ज़्यादा है या इंटरनल डेट ज़्यादा है। देखो, ये यूपीएससी में पूछा भी गया था जनरली, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, बहुत ही ढंग से मतलब इसको तैयार करना है, एक चार्ट बनाना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने दे रखी है ना, इसके लिए आपको करना क्या है, आप एक चार्ट बनाइए और चार्ट बना करके वो सारे वैल्यूज लिखिए और ट्रेंड एनालिसिस आप करिए। एक पेज में पॉसिबल है ये सारी चीज़ें ना, जितना मैंने आपको लिख रखा है बस इस पे आप फोकस करिए। एक पेज पे पॉसिबल है, आप एक पेज पे ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करिए। अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर मैं बता रहा हूँ कि इससे बाहर जनरली ट्रेंड एनालिसिस ये लोग मतलब किसी भी एग्जाम में, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल के तो आप छोड़ दो, यूपीएससी में इवन इससे ऊपर, ठीक है, चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज जीडीपी ग्रोथ रेट। ओके, तो चलिए जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट देखो, ट्रेंड इन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इन लेस्ट 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में आपको देखना है 5 से 10 साल में कैसी रही है, ठीक है। एक ट्रेंड एनालिसिस ले लेनी है आपको कि जीडीपी घटा है, बढ़ा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। तो मतलब नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी ग्रोथ, ये इसके बारे में भी आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। ये जो सारे टर्म्स बता रहा हूँ ना, आपको ढंग से इन सब टर्म्स को कर लेना है। ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए। ये सारी चीज़ें भी अगर आप मतलब समझ रहे हो ना, जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ आप तो करने की कोशिश करिए। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बताइए। ऑलराइट, तो मैं एक गाइड की तरह आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको करना क्या चाहिए। ऑलराइट, नहीं होता है फिर मैं हूँ आपके साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। यस, दिस वन इज बजट एट ग्लैंस। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बजट की वो सारी चीज़ें जो कि डेटा में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको देखो,
और जब भी आप बजट की बात करोगे तो दो चीज़ों की बात करो आप। वन इज रिसिट, देखो वन इज रिसिट, ये देखो आपको रिसिट, एंड सेकेंड इज एक्सपेंडिचर। ओके, तो अब देखो कि रिसिट एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करो तो एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं? वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से रिसिट दो तरह का होगा, एक होगा रेवेन्यू रिसिट और दूसरा होगा कैपिटल रिसिट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये देखो, ये एक्चुअल है 19-20 का और ये है बजटेड 20-21 का। ओके, रिवाइज्ड वन इज दिस एंड बजटेड 21, यानी अगले साल के लिए 21-22 के लिए ये किया हुआ है। और देखा गया है कि 19-20 और बीई, बीई जो देख रहे हो ना, बीई का मतलब होता है बजट एस्टिमेटेड, यानी इन दोनों का, इन दोनों का, ये जो आप ये दोनों देख रहे हो ना, इन दोनों का आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कि इसमें क्या चेंजेज है। ओके, तो आपको देखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चल रहा है। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था पहले, 23,50,604 था, ये करोड़ में है सारे रुपीज़। और ये बजटेड जो इस बार जो हुई है बात, तो वो कितना है, ये है आपका जैसे कि आप बात करो 26,30,145, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। देखो एक्चुअल और बीई 21-22, ये देखो सॉरी, ये जो देखा दिया गया है परसेंटेज, इसके और इसके बीच है, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन के बीच है, ये देखो 21-22 के बीच दिया हुआ है। ओके, तो ये है, तो हम लोगों ने ये ध्यान रखना है। तो रेवेन्यू देखो 19-20 के लिए कितना है, 23,50,604, और अब बजटेड इस बार कितना क्या किया गया, 29,29,000। ओके, देखो ये बजटेड है, ये ना चेंज होता रहता है, ये लास्ट ईयर जब देखोगे ना तो वो एक्चुअल होकर के आएगा। ओके, लास्ट ईयर का बजट होगा ना तो ये वाला क्या होगा, एक्चुअल आपको बताएंगे। ये रिवाइज्ड वाला कितना था, 30 है। ओके, इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको एक आइडिया लगाना है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करो 3,35,726 है। ओके, और अब अगर बजटेड की बात करो तो कितना है, 5,54,000, ठीक है, 236, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बदलाव आपको देखा गया। डेट मीन्स 29, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा कहेंगे। इसी तरीके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, 12%। देखो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप अगर पैसे जो है कैपिटल में ज़्यादा लगाते हो, यानी आप सोचो कि दो तरह के खर्च होते हैं आपके, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है। ओके, खर्च दो तरीके से आप करते हो। फर्स्ट खर्च करते हो कि आप जैसे कपड़े वगैरह ले लिए, ठीक है, तो ये एक खर्च हुआ। और दूसरा ये एक खर्च हुआ जो कि आपने मकान ले लिया, या फिर सपोज करो कि आपने किसी मतलब फैक्ट्री में, मतलब ना सपोज करो आप कंपनी कोई खोल रहे हो, ठीक है, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कपड़े वगैरह में जो मतलब घर के खाने वाने में जो खर्च करते हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, तो आप याद रखो कि हमेशा जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारे जीडीपी में वो इंक्रीमेंट आगे चल करके दिखता है। ओके, तो देखो ये बहुत अच्छा मूव मैं कहूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 29% एक्सपेंडिचर की बात करी गई है, इंक्रीमेंट की, ठीक है। अब आउटले की बात करेंगे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, टोटल एक्सपेंडिचर की एक बार बात कर लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इन दोनों को आप प्लस कर दो जनरली, ये वाला आपको ध्यान रखना है और ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, रिसीट की तरफ चलेंगे और रिसीट में क्या देखेंगे, ठीक है। रिसीट में हम लोग देख लेते हैं, रिसीट में ये देखो रेवेन्यू रिसीट की बात कर लेते हैं और कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं। देखो कैपिटल रिसीट कितना है हमारा, ये है 16,84,059, और अब देखो 17,88,420, मतलब 4 to 4, देखो 3% का इंक्रीज है, ठीक है। और कैपिटल रिसीट कितना है, 68,620, एंड दिस वन इज 1,88,000। देखो फिर देखो कैपिटल रिसीट में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट है, डेट इज 66%, ठीक है। तो ये जो है मतलब मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे 66% का इंक्रीमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे देखो टोटल रिसीट कितनी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। 17 लाख के आसपास है, और यहाँ पे आप देखो 19 लाख के आसपास है। बस एक आइडिया आप लगा करके चलो कि मतलब ना कितना है क्या नहीं है, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब देखो कि नेगेटिव किस में आ रहा है, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। रिकवरी ऑफ लोन जैसे इसमें नेगेटिव है, तो ये एक ध्यान रखना, रिकवरी ऑफ लोन में क्या है, नेगेटिव मतलब दिखाया गया है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, अब फिर से न्यू मतलब कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट आपको ध्यान में रखना है एंड फिस्कल डेफिसिट आपको ध्यान रखना है, और प्राइमरी डेफिसिट आपको, इन तीनों के डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो वो कितना है, देखो 19-20 का एक्चुअल की बात करो, आप एक्चुअल ही याद रखो बस, 3.3, 4.6 एंड 1.6, बस आप एक्चुअल याद रखो, ठीक है ना। बाकी चीज़ों पे हम लोग नहीं जाते, ठीक है, एस्टिमेट वगैरह पे हम लोग नहीं जाते, एक्चुअल पे जाते हैं। 19-20 का एक्चुअल कितना है, 3.3, 4.6 एंड 1.6, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, आप समझ गए कितना कुछ ध्यान रखना है, जितना आपने मैंने मतलब एनसर्कल करा है वो सब आपको ध्यान में रखना है। ओके चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिट इन 2021-22। देखो ये जो रेसिट है ना, जो कि पैसे आ रहे हैं, मैंने बताया था एक्सपेंडिचर क्या है कि पैसे को लगाना, और रेसिट का मतलब पैसे का आना यानी इनकम। इनकम आपका क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है आपका रेसिट, और एक्सपेंडिचर कहलाता है आपका खर्चा। तो देखते हैं कि मतलब रेसिट हमारे पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, वो मतलब एक्चुअल की बात करूँ 19-20 के लिए, तो 20,10,059, ठीक है। और बजटेड कितना है नेक्स्ट के लिए, 22,17,059, ठीक है, इस तरीके का है कुछ, ठीक है। अब देखते हैं कि उनमें से मतलब ये चीज़ें क्या क्या है। देखो कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, और जीएसटी, इन दोनों में मतलब ना कंपटीशन चलता रहता है, कभी मतलब कौन सा ज़्यादा है। तो ये आप ध्यान रखो कि कौन सा ज़्यादा है। ये देखो कौन सा ज़्यादा हो गया फिर, मतलब देखो फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका कौन सा, जीएसटी, और सेकंड पे आ गया आपका कॉरपोरेशन टैक्स, है ना। फर्स्ट पे आ गया आपका जीएसटी, सेकंड पे आपका कॉरपोरेशन टैक्स, और थर्ड पे है आपका कौन सा, थर्ड पे है आपका ये वाला, ठीक है, टैक्स ऑन इनकम। ओके, तो ये देखो यहाँ के एस्टिमेट से मैंने ध्यान में रखा है, ठीक है। यहाँ के एस्टिमेट कस्टम मतलब ये देखो, एक्साइज आता है आपके चौथे नंबर पे, ठीक है, कस्टम आता है आपके 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मतलब नंबरिंग में लगा लेना है कि मतलब नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, इस तरीके से, ठीक है ना, एक्चुअल वाले में। ऑलराइट, तो बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ऑलराइट, अब देखो और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। एक बार डिस इन्वेस्टमेंट को आप ध्यान में रख लो कि डिस इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। तो एक्चुअल वाला ये है 50,314, और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कौन सा, जो कि मिट गया है, वो देखो अभी मैं ला करके देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखो ये वाला, ठीक है, 175,000, देखो कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है, डिस इन्वेस्टमेंट, और एस्टिमेटेड कितना है 1,75,000, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, और टोटल रिसीट आप ध्यान रख लो, ये है 26 लाख एंड 34 लाख, ठीक है ना। चलो ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, मतलब प्रीवियस स्लाइड में देखो, ये आप टोटल रिसीट पे अगर आप जाओ तो ये देखो टोटल रिसीट कितना है, 17, 22, 16, 19, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जाओगे, विदाउट बोरोइंग है ये, ठीक है, ये है क्या है, विदाउट बोरोइंग, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे है इंक्लूडिंग बोरोइंग, ऑलराइट, तो इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, दीज आर 6 पिलर्स ऑफ यूनियन बजट 2021-22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये 6 पिलर्स हैं कौन कौन से। ओके, फर्स्ट वन एज यू कैन सी इज हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। सेकेंड इज फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। Fourth is human capital. Fifth is innovation and research and development. And the sixth is minimum government, maximum governance, ठीक है। तो ये सारे मतलब 6 पिलर्स हैं जिसके बारे में बात करी गई है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पिलर पे बात करते हैं। फर्स्ट पिलर किसकी बात करता है, फर्स्ट पिलर बात करता है हेल्थ एंड वेलबीइंग की। ओके,
चलिए हेल्थ एंड वेलबींग की बात करते हैं। अब देखिए कि कितने करोड़ आउटले करेगा। ये देखो हेल्थ एंड वेलबींग पे आप ध्यान रखना कि इस साल जो मतलब बजट पेश हुआ है उसमें कितना करा गया है, 2,23,846 करोड़। ठीक है, इतने रुपीज कितने आउटले करे गए हैं। और पिछले साल कितना था ये 94,452। देखो कितना ज़्यादा है पिछले साल से। ठीक है, दोगुने से भी ज़्यादा है जनरली। ओके, तो आप देखोगे ये कितना इंक्रीज है, लगभग 137% इंक्रीज है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि मतलब हेल्थ में जो इंक्रीज हुआ है वो 100% से भी ज़्यादा हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप सोचोगे 100% से ज़्यादा तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 137% किया है, यानी डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, ग्रोथ देखी गई है मतलब पैसे में। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करेंगे हेल्थ एंड वेलबींग में भी बात करेंगे कि मतलब पर्टिकुलर होकर के वैक्सीन की बात करेंगे, हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फिर से हेल्थ सिस्टम 2 बार लिख दिया है, ओके कोई नहीं। और बात करेंगे यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई की बात करेंगे, स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत की बात करेंगे, क्लीन एयर की बात करेंगे, और बात करेंगे स्क्रैपिंग पॉलिसी की। ठीक है, ये है आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात करेंगे। ठीक है, स्क्रैपिंग पॉलिसी में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट इज वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में क्या बात करेंगे, देखो कोविड-19 वैक्सीन की बात करेंगे। ठीक है, तो कितना मतलब आउटले मतलब उसके लिए लगाया गया है, ₹35,000 करोड़ उसके लिए मतलब दिया गया है। ओके, और मेड इन इंडिया। ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये नेम आप याद रखना। ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है ना, इसके बारे में आप याद रखना नेम। ठीक है, यह है मेड इन इंडिया वैक्सीन। नेक्स्ट इज हेल्थ सिस्टम। बस आपको ना एक ओवरव्यू रखना है, ज़्यादा इसके पीछे ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, एक ओवरव्यू रखना है। स्कीम के नेम याद रखने हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक न्यू स्कीम आई है, वो कौन सी स्कीम है, वो है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके, नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। ठीक है, इन दोनों की बात करी गई है। ओके, चलिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करूं तो पोषण 2.0 की बात करी गई है। ठीक है, पोषण अभियान के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो उसी का अगला वर्जन 2.0 मतलब लॉन्च किया गया है, टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम के बारे में। राइट, चलिए मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ, मतलब इसलिए क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम किल ना हो और बेसिक बेसिक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कम टाइम में कवर कर सको। राइट, चलिए हेल्थ एंड वेलबींग में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं कि हेल्थ एंड वेलबींग में और क्या चीज़ें हैं। तो देखो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, उसमें आप बात करोगे जल जीवन मिशन अर्बन की। ठीक है, 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की बात करी गई है, किसमें, बजट में। स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, उसमें किसकी बात करी गई है, उसमें बात करी गई है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। देखो मतलब स्वच्छ भारत मिशन पहला जो था, आप ये बताओ कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कब हुआ था। आप देखो स्वच्छ भारत मिशन जो है ना वो गांधी जयंती था ना, ठीक है, उस दिन लॉन्च हुआ था। आप ईयर बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ईयर बताइए कि कब लॉन्च हुआ था। ओके, चलिए उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे गार्बेज प्लास्टिक ये सारी चीज़ें हैं ना, मैनुअल मतलब वेस्ट जो है ना। ठीक है, तो मतलब उसका सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, मतलब बायो रेमेडिएशन की भी बात करी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है 2.0 में है। क्लीन एयर की भी बात करी गई हेल्थ एंड वेलबींग में। ठीक है, तो क्लीन एयर में क्या है, मतलब वो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, 42 मतलब अर्बन सेंटर्स के लिए। ओके, चलिए ये था आपका हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, आप देखोगे फर्स्ट आपका हेल्थ एंड वेलबींग कंप्लीट होता है। सेकेंड अब चलते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसमें ढेर सारी चीज़ें होंगी, वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो किसके लिए है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसके लिए, टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस फॉर आत्मनिर्भर
भारत। ओके, तो उसके लिए है PLI स्कीम। टेक्सटाइल्स की बात करें तो एक मित्रा स्कीम है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है, तो मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और वो उसका मतलब फुल फॉर्म आप देखोगे तो क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है ना, आप अब समझ गए कि मतलब ये टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात चल रही है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे फेमस आपको नाम तो पता ही होगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करी गई। देखो ये पहले लॉन्च हो चुका है तो वही है, इसमें कुछ पैसे और आउटले करे गए तो उसकी बात करी गई है। ठीक है ना, चलिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करेंगे तो आप एक स्कीम का नाम बताइए, बिना सोचे आप बता सकते हो कि उज्ज्वला स्कीम की बात करेंगे। अब वो क्या करेगा, 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी को और ऐड करने की बात करी गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अभी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और करेंगे, और किस किस चीज़ों पे काम हुआ है ये भी हम लोग बात करेंगे। देखो रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कौन सा योजना है, वो है आपका भारतमाला परियोजना। ठीक है ना, बस आप ये याद रखो, ये देखो ये डाटा ना एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, याद तो वैसे नहीं होगा लेकिन हाँ आपके नज़र से गुजर जाना चाहिए बस। ठीक है, ये भारतमाला परियोजना के बारे में है। और कितने किलोमीटर की मतलब ये रोड लेंथ की है, 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड। ठीक है ना, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है। चलिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। तो मतलब फ्यूचर रेलवे के लिए, मतलब फ्यूचर रेडी रेलवे के लिए क्या आया है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2020। देखो यहाँ पे ईयर से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो 2020 आप ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट वन इज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 ये लॉन्च होने वाला है, जिसके बारे में बजट में बात करी गई है। ओके, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की अगर मैं बात करूं तो PPP मोड में, ठीक है, PPP मोड में ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स की बात करी गई इसमें आपके बजट में। और बात कर लेते हैं डिस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ओके, डिस इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ढेर सारी बात हुई है। देखो ₹1,75,000 करोड़ एस्टिमेट करा गया है। ठीक है, मतलब एस्टिमेट करा गया था कि मतलब ना ये डिस इन्वेस्टमेंट मतलब होनी है। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट होता है कि जब मतलब ना कि गवर्नमेंट का शेयर, ऑलराइट, गवर्नमेंट का शेयर मतलब प्राइवेट शेयर से कम कर दिया जाए। ओके, तो लगभग 50% से थोड़ा सा नीचे, इट्स नॉट लाइक कि मतलब वो 20% 10% आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लिया जाता है। क्योंकि उससे होता क्या है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और उसमें क्या होती है कि मतलब प्रॉफिट जो गवर्नमेंट को मिलने लग जाता है वो अच्छा खासा मिलने लग जाता है। और ये भी देखा जाता है कि मतलब जो वर्किंग पीपल होते हैं उनकी एफिशिएंसी में भी सुधार आता है। देखो ऐसा ना रिपोर्ट में आपको इकोनॉमिक सर्वे के जब आप रिपोर्ट देखोगे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो देखो किस किस चीज़ों का है मतलब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, ये सारे देखो लिस्ट हैं। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन है, IDBI बैंक, ये सारी चीज़ें। देखो IDBI बैंक को तो पहले ही मतलब प्राइवेटाइज मतलब कर दिया गया है। तो ये देखो 2 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करी गई है, उसको भी किया जाएगा। अब कौन सा बैंक होगा अभी बताया नहीं गया है, कुछ दिन बाद इसका खुलासा हो जाएगा। और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए डिसइन्वेस्टमेंट के बाद बात करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस में देखो बात करी गई है अमेंडमेंट टू DICGC एक्ट 1961। ठीक है ना, उसकी बात करी गई। उसके बाद सरफाइसी एक्ट की भी बात करी गई थी कि मतलब ना उसका जो है मतलब 50 लाख से 20 लाख फॉर NBFC विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ मतलब 100 करोड़ के लिए की मतलब बात करी गई है। ठीक है, प्रपोज किया गया ऐसे। फाइनेंशियल कैपिटल की बात करूं तो फाइनेंशियल कैपिटल की अगर बात करूं तो गिफ्ट सिटी की आप बात करोगे। ठीक है, तो मतलब ये देखो अ सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड टू इवॉल्व। ठीक है, एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड इवॉल्व करा जाएगा ताकि मतलब फाइनेंशियल कैपिटल को, ठीक है, मतलब ईज किया जा सके। और गिफ्ट सिटी की भी बात करी गई है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास गिफ्ट सिटी। चलिए नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, वहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर की। ठीक है, ये रहा आपका एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में मतलब अभी काफ़ी कुछ आप देख रहे हो। ठीक है, गहमा गहमी काफ़ी है।
तो इससे तो आपको प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसको इसलिए मैंने कुछ भी इसमें मिस नहीं करा है, सब कुछ आपको राइट डाउन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर में एमएसपी एट मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एमएसपी कितने में मिलता है, वो मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिलता है। ओके, यही होता है ना। अब देखो स्वामित्व जो स्कीम है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया किसके लिए, मतलब ऑल स्टेट यूटीज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, स्वामित्व स्कीम को। चलिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करी गई है, टारगेट की बात करी गई है। ठीक है ना, तो ये आप देख लो। अब देखो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में देखो ये रुपीज जो है ना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं आपके लिए, क्योंकि ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो जो जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देख लो कि पिछले साल से इंक्रीज किया गया, कितना किया गया, बस एक नज़र आपको मार लेना चाहिए। डबल द माइक्रो इरिगेशन फंड टू 10,000 करोड़। ओके, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम मतलब स्कीम को क्या किया गया है, टू बी एक्सपेंडेड टू 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स। पहले ये क्या था देखो, तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम था ना, टॉप प्रोडक्ट के लिए था, TOP। ठीक है, T फॉर टोमेटो, O फॉर ओनियन एंड P फॉर पोटैटो। ठीक है, टमाटर, प्याज और आलू के लिए। ओके, चलिए, अराउंड 1.68 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड एंड रुपीज 1.14 लाख करोड़ फॉर ट्रेड वैल्यू कैरिड आउट थ्रू ई नैम। ई नैम आपको पता है ना, एग्रीकल्चर मार्केट के लिए ई नैम मतलब यूज किया गया है। ठीक है, APMC टू गेट एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करी गई है। राइट, तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे, वही सेम चीज़ें जो चल रही थी ना, उसमें थोड़ा बहुत क्या है इजाफा करते हुए, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, देखो एमएसपी होता क्या है, आपको देखो, आपको इसमें से अगर पढ़ने को बोला जाए तो आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखो एमएसपी क्या होता है ये आप पढ़ो, स्वामित्व स्कीम क्या है ये आप पढ़ो। ठीक है, ई नैम क्या है ये आप पढ़ो। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है ये आप पढ़ो। ठीक है, तो जनरली मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, जनरली यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, APMCs के बारे में पढ़ो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, रेदर देन इतना कुछ आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, रेदर बेसिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, रेदर देन कि ये जो आप डाटाज देख रहे हो ना वो कम होते हैं। जो डाटाज होते हैं वो जनरली मैं आपको फर्स्ट पेज में पहले ही बता दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ऑल राइट, तो यहाँ पे बात करी है फिशरीज एंड माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है ना, एंड लेबरर्स की। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अब देखो 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड ये पेटुआघाट टू बी डेवलप्ड एज हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो मल्टीपर्पस सीवीड पार्क कहाँ पे मतलब बात करी गई है, तमिलनाडु में प्रपोज किया गया है। ठीक है ना, सीवीड कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मल्टीपर्पज सीवीड पार्क कहाँ पे मतलब बात करी गई है, तमिलनाडु में। और 5 फिशिंग हार्बर्स के बारे में भी। माइग्रेंट वर्कर एंड लेबरर्स के लिए देखो क्या है, उनके लिए आया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये कब आया था, ये मतलब अगर मुझे याद हो जुलाई के आसपास आया था। ठीक है, 2000 इसी साल मतलब सॉरी 2020 में। ठीक है, अब तो 2021 हो गया। ओके, तो मतलब ये आप इसके इसमें क्या कर सकते हो कि आप कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट के हो तो मतलब वहाँ पे आपको राशन कार्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्टल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स। ठीक है ना, एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड जो भी लेबर फोर्स है ना, ठीक है, उनके डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 4 लेबर कोड्स की ऑलरेडी बात करी गई है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अंडरवे है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। चौथे में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, मतलब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल में किस किस चीज़ की बात करेंगे। ह्यूमन कैपिटल में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इसकी, स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर की बात करेंगे, स्किलिंग की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं स्कूल एजुकेशन। वहाँ पे आप बात करोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है क्या,
कि 15,000 स्कूल को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है, ठीक है। और फिर देखो कि सैनिक स्कूल को भी सेटअप करने की बात करी गई है। देखो उसके बाद बात करी गई है हायर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। आपने देख लिया मतलब सिंपल स्कूल के बारे में क्या क्या बात करी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 15,000 स्कूल में, ठीक है, स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। हायर और सैनिक स्कूल की बात करी गई है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में आप देखो की बात करी गई है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी गई है कि मतलब एक लेजिस्लेशन बनाएंगे जिससे इनको क्या करा जाए, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाए। हायर मतलब HECI, ठीक है ना, उसको लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज SC ST के लिए क्या किया गया है, मतलब एकलव्य स्कूल मतलब की बात करी गई है। एकलव्य जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है ना, ट्राइबल एरिया के लिए। स्किलिंग की बात करूं तो अप्रेंटिसशिप की बात करी गई है, ठीक है। तो उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की भी बात करी है, उसको नाट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको 3,000 रुपये आउटले करे गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, देखते हैं इसमें क्या बात हुई है। इसमें देखो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गगनयान मिशन, दो चीज़ों की बात करी गई है। गगनयान मिशन को देख लेते हैं। गगनयान मिशन में क्या है, देखो NSIL, ठीक है, NSIL के द्वारा PSLV CS51 लॉन्च किया गया है, ठीक है। वो कैरी क्या कर रहा है, ब्राजील्स अमेजोनिया सैटेलाइट एंड सम इंडियन सैटेलाइट, ठीक है ना, ये कैरी कर रहा है, ठीक है। और ये देखो गगनयान मिशन की अगर मैं बात करूं उसमें क्या हो रहा है, 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट बीइंग ट्रेंड ऑन ये जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स इन रसिया, ठीक है। 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जा रहा है एज सच, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च मतलब होने वाला है कब, दिसंबर 2021 में, अभी जो कि प्रपोज्ड है, ठीक है ना। फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च होने वाला है कौन सा, गगनयान मिशन। ओके, चलिए अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो उसके लिए 50,000 करोड़ आउटले करे गए हैं 5 साल के लिए, ठीक है। किस लिए करा गया है कि मतलब ना ये जो मतलब रिसर्च इकोसिस्टम है ना उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। उसी में बात करी गई नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है, ठीक है ना। NTLM की बात करी गई है, NTLM टू मेक गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेज, ठीक है ना। तो वही मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए बात करेंगे ये मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसमें ऐसे इतनी कुछ बात करी नहीं गई है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन देखो मैं बता देता हूँ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बात करी गई है एंड डिस्प्यूट विद CF मतलब CPSEs के लिए बात करी गई है, ठीक है ना। तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको लीव। 2021 के बारे में बात करी गई थी कि ईयर ऑफ माइलस्टोन्स फॉर इंडियन हिस्ट्री की बात करी गई। ये देखो ये क्या है, मतलब ये 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, 60 ईयर ऑफ गोवा एक्सेशन है, 50 ईयर्स ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर है, ठीक है। ईयर ऑफ 8th सेंसस अब देखो होने वाला है, ठीक है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली और चंद्रयान 3 मिशन की बात करी गई है, ठीक है। और हरिद्वार महाकुंभ की भी बात करी गई। तो ये सारी चीज़ें बोल बच्चे नहीं कह सकते हो इसको आप, ठीक है। नेट बोरोइंग ऑफ स्टेट्स, ओके। चलिए नेट बोरोइंग ऑफ स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 4% ऑफ GSDP फॉर ईयर, ठीक है, 2021-22 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखो अब क्या है, स्टेट एक्सपेक्टेड टू रीच फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GSDP बाय 2023-24, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। बस इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। GSDP का, ठीक है ना, ये 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 4% और 2023-24 में 3%, ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें। सिंपल, बस इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो 15th फाइनेंस कमीशन की बात हो ही गई है तो इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 15th फाइनेंस कमीशन की भी बात कर लेते हैं। देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के मतलब चेयरमैन कौन थे। जी हाँ, वो NK सिंह थे। कौन थे, NK सिंह,
ठीक है ना, एनकेसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल रिपोर्ट ऑफ रिकवरिंग 2021 से 26 के लिए, और स्टेट को कितना मिला है, 41 का, ठीक है, 41% दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, 41% दिया गया है। और मतलब फंड ऑफ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वुड बी प्रोवाइडेड बाय सेंटर। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आपको पता ही है स्टेट का कौन मतलब स्टेट को डायरेक्ट मिल जाता है, और यूटीज को कौन देता है, वो सेंटर अपने पैसे में से कुछ परसेंट देती है, किसको, यूटीज को। तो अब क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जब से यूटी बन गया है तो उसको सेंटर प्रोवाइड करेगी। ओके, इसीलिए वो 42 से क्या हुआ, 41 पे डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। 42 से 41 क्यों डिक्रीज कर दिया गया, वही रीजन है। चलो अब चलते हैं। ऑन द कमीशन रिकमेंडेशन कितना है, ₹1,18,472 करोड़ हैव बीन प्रोवाइडेड एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट to 17 states in 2021-22 as against 74,340 करोड़ to 14 states in 2020-21। देखो ग्रांट क्या हुआ, ग्रांट के पैसे पहले से बढ़ाए गए हैं, ठीक है। इस साल कितने मिले हैं, 1,18,452, पिछले साल 74,340 करोड़ थे। ओके चलिए, और एक मतलब ये है आपके मेंस के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आत्मनिर्भर भारत से मतलब आप जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन अगर, ठीक है। तो देखो अगर आप बात करो तो आत्मनिर्भर मतलब भारत एक न्यू आइडिया नहीं है, ये एंशियंट में भी हम लोग मतलब ना अपने आप को सेल्फ रिलायंट मानते थे, और बिजनेस एपी सेंटर था इंडिया वर्ल्ड का। ओके, तो उसकी बात करी गई। आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेशन ऑफ, देखो आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये मतलब ये एक्सप्रेशन ऑफ मतलब इंडियंस है जो उसको फुल कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, उसके कैपेबिलिटी एंड स्किल्स के बारे में, ठीक है ना। चलो अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ संकल्प ऑफ दे, देखो नेशन फर्स्ट, डबलिंग फार्मर इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सारी बात करी गई है किसमें, आत्मनिर्भर भारत में, ठीक है। तो ये जो चीजें मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, उसको आप ढंग से करिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मेंस में आपके काम आएगा। चलिए अब देख लेते हैं अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ये देखो ये चीज़ें बहुत ये पूछी जा सकती हैं, गवर्नमेंट के मतलब एफर्ट आपको पूछे जा सकते हैं कोविड-19 में गवर्नमेंट के क्या एफर्ट रहे, और क्या माइलस्टोन मतलब और अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने अचीव करे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या बात करिए। सबसे पहले तो आपको बात करनी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, ठीक है। तो उसमें देखो ये सारे मतलब जो डाटाज मैंने दे रखे हैं ना, ठीक है, उसको एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बस आपको मेंस स्टडी के लिए एक बार यहाँ पे दे दिया है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको बात करनी है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। ओके चलो, तो आप किसकी बात करोगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात करोगे। जिस तरीके से मैंने लिख रखा है ना, ठीक है, उस तरीके से आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। ये मैं आपको मतलब काइंड ऑफ नोट्स दे रहा हूं कि आपके मेंस के लिए। ओके चलो, अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, अभी तो उसी चीज़ के बारे में और चीज़ें मैं बता दूं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसको आप कभी नहीं भूल सकते, वन नेशन वन राशन कार्ड को कभी नहीं भूल सकते। एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स की बात आप करिए, ठीक है। रीडेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, यस, ये क्या है इस पे आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ ये मिनरल सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिए, पिछले साल का मतलब सब कुछ लेखा जोखा है, ठीक है। इसके बारे में आप ढंग से पढ़िए, ये बजट का तो ऐसा पार्ट नहीं है, पिछले साल का पार्ट है, ठीक है। तो एज अ जनरल नॉलेज आप इसको कवर करिए, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बजट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं और पिछले साल का, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन, ठीक है ना, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हुई है, और 2 और मोर न्यू वैक्सीन एक्सपेक्टेड सून, ये भी बात हुई है। लोएस्ट डेथ रेट पर मिलियन, ये इंडिया का मतलब एक अचीवमेंट ही कहा जाएगा। चलिए इतना ही था इस बजट के बारे में। आप इसमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा और मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये पसंद आया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।